रियूनियन पार्टी में आदित्य इस वक्त काव्या को अपने करीब खींचकर सबकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। वहीं वहां मौजूद हर एक लड़की हैरानी से आदित्य को तो कभी काव्या को देख रही थी। सबसे ज्यादा हैरान अगर कोई था तो वह था सूरज। इस वक्त उसके चेहरे पर इतना गुस्सा नजर आ रहा था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उसे मौका मिले तो वह किसी का भी खून कर दे। उसने कसकर अपनी हाथों की मुट्ठी बांधी हुई थी। उसने मनी मन कहा, मतलब ये जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है ये सब आदित्य का किया धरा है, और जो कुछ भी कपड़े काव्या ने पहने हैं जरूर इसने ही दिलाए होंगे, इसलिए उससे जाकर चिपक रहा है। और ये काव्या, इसे शर्म नहीं आती? 2 दिन पहले तक मुझे पागलों की तरह प्यार करने का दावा करती थी, और आज मुझसे ज्यादा अमीर आदमी मिलने पर उसके पैर फिसल गए। घटिया लड़की। सूरज इस वक्त काव्या को क्या कह रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जितना घटिया वह था उतना ही घटिया वह काव्या को भी समझ रहा था। वहीं आदित्य तीखी नजरों से सबकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। आंखों ही आंखों में उसने वहां पर मौजूद हर एक लड़के को वार्निंग दे दी थी। उसकी आंखों की वार्निंग से हर एक मौजूद लड़का समझ चुका था, इसलिए सबने अपनी नजर काव्या से फेर ली थी। वही लड़कियां काव्या को जलन भरी नजरों से देख रही थी। सबसे ज्यादा अगर वहां पर कोई खुश था तो वह थी षष्ठी। षष्ठी ने सीटी बजाते हुए कहा, सुपर जोड़ी। षष्ठी के चेहरे पर इस वक्त एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसने मुस्कुराते हुए सूरज की तरफ देखा और फिर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ काव्या और आदित्य की तरफ आते हुए कहा, काव्या, क्या यही तेरे बॉयफ्रेंड है? तूने मुझे मिलवाया नहीं। षष्ठी की बात सुनकर काव्या कुछ कहती उससे पहले ही आदित्य ने अपनी कठोर आवाज में षष्ठी को घूरते हुए कहा, मैं आदित्य कपूर, काव्या सिंह का बॉयफ्रेंड। शायद तुम्हारे लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा। आदित्य को खुद के साथ इतनी एरोगेंटली बात करता देखकर षष्ठी का चेहरा उतर गया। पर वह जानती थी कि आदित्य ऐसा ही है, और उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वह आदित्य से कुछ कह सके। वहीं काव्या को भी बहुत बुरा लगा कि आदित्य ने सृष्टि के साथ ऐसा बिहेवियर किया, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। वह खुद भी आदित्य से बहुत डरती थी। तभी वहां पर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ये कोई और नहीं, रिया थी। रिया ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक है? पहले तुमने सूरज को फंसाया और अब सूरज के बड़े भाई आदित्य को। कितनी बेशरम लड़की हो। शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। जहाँ पैसा दिखता है वहां बिक जाती हो। कोई इज्जत है या नहीं तुम्हारे पास? रिया ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर एक और गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में इतना घटिया बोलने की? और तुम्हारी क्या औकात है? रिया अरोड़ा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड काव्या के आगे किसी सर्वेंट से कम नहीं हो। और रही बात काव्या के घटिया कहने की, तो खुद की तरफ देख लो। घटिया लोग कैसे होते हैं तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और तुम में से किसी ने भी अगर मेरी गर्लफ्रेंड काव्या पर उंगली उठाने के बारे में सोचा भी तो तुम लोगों की मैं वह हालत कर दूंगा कि ना तुम सब भीख मांगने के काबिल रहोगे, ना ही खुद कमाने के। मौत से बुरी जिंदगी नसीब होगी तुम लोगों को। आदित्य के दमदार आवाज सुनकर और उसकी धमकी सुनकर वहां पर मौजूद हर एक इंसान चुप हो गया। लड़कियां अभी भी जलन भरी नजरों से काव्या को देख रही थी। पहले कॉलेज में काव्या सूरज की गर्लफ्रेंड थी, जिसकी दीवानी कॉलेज की हर एक लड़की थी। और अब इंडिया के मोस्ट हैंडसम बैचलर आदित्य कपूर की गर्लफ्रेंड काव्या बन चुकी थी। उन सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि एक अनाथ होने के बावजूद काव्या की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, जबकि वह इतनी बड़ी बड़ी परिवार से बिलोंग करने वाली इकलौती राजकुमारियां थीं। फिर भी उनके नसीब में ना सूरज था और ना ही आदित्य। वही काव्या बेचारी अभी भी आदित्य की बाहों में चुपचाप छोटी सी गुड़िया की तरह खड़ी थी। उसने ना ही कुछ कहा ना ही किसी की तरफ देखा। उसने मन ही मन कहा, भगवान जी, आप मेरी किस्मत के साथ क्या खेल खेल रहे हैं? कभी ये आदमी मुझे इतना डराता है, कभी किसी प्रोटेक्टर की तरह मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। आखिर मेरी किस्मत में क्या लिखा है आपने भगवान जी? पहले ही एक फरेबी को मेरी जिंदगी में भेजकर मुझे तोड़ चुके हो। अब और किसी से मत जुदा होने देना, क्योंकि अब किसी से दूर होकर
खुद को संभालने की हिम्मत नहीं रही मुझ में। काव्या मनी मन ने सब कुछ कह रही थी, वहीं आदित्य ने सभी की तरफ देखकर घूरते हुए कहा, तो चलो मैं ऑब्वियसली सबके सामने अनाउंस कर ही देता हूँ। इतना कहकर उसने काव्या को और अपने करीब खींचकर उससे चिपका लिया और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मीट माई गर्लफ्रेंड काव्या सिंह, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑन द अर्थ। काव्या मेरी लाइफ लाइन है। इससे खूबसूरत लड़की मैंने दुनिया में कभी नहीं देखी, ना ही दुनिया में इससे खूबसूरत कोई हो सकता है। इतना कहकर आदित्य प्यार भरी नजरों से काव्या की तरफ देखने लगा। वहीं आदित्य को बिल्कुल किसी शैतान से प्यार से पुलिस में बदलते देखकर लड़कियों ने अपने दिल पर हाथ ही रख लिया था। आखिर कोई इतना हैंडसम, अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी वाला कैसे हो सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। उसने कांपती आवाज में कहा, आप क्या कर रहे हैं। काव्या की प्यारी सी आवाज आदित्य के कान में पड़ी। उसने काव्या की तरफ देखा, जिसका छोटा सा प्यारा सा चेहरा थोड़ी देर पहले रोने के कारण टमाटर की तरह लाल दिख रहा था, पर वह और भी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। वहीं उसका कांपती आवाज में बोलना और उसके पिंक लिप्स का हिलना आदित्य को और भी ज्यादा मदहोश कर रहा था। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में भरकर मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखते हुए कहा, जैसा कि आप लोगों के सामने मैंने बता दिया है कि ये कौन है। ये मेरी गर्लफ्रेंड काव्या सिंह है। और रही बात इस औरत की, इतना कहकर आदित्य ने रिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बस एक सिगरेट की एक्ट्रेस है, वह भी मेरी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। और काव्या उस इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बॉस की गर्लफ्रेंड है, यानी कि मालकिन। तो तुम सब खुद ही समझ जाओ कि एक मालकिन और एक नौकरानी के बीच का फासला कितना होता है। रिया, जो कि पहले से ही गुस्से में आ गई थी, यह सुनकर कि वह काव्या की नौकरानी है, उसने चिल्लाते हुए कहा, यह तुम क्या कह रहे हो आदित्य। हम बचपन से दोस्त थे। उसने इतना ही कहा था कि आदित्य ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, अपनी इस गंदी जुबान से मुझे अपना दोस्त मत कहना। तुम्हारी औकात नहीं है मेरा दोस्त बनने की। आदित्य की गुस्से भरी और तेज आवाज सुनकर रिया चुप हो गई। उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा नजर आने लगा था। रिया बचपन से ही आदित्य को पसंद करती थी, पर वह जानती थी कि आदित्य किस तरह का इंसान है। आदित्य के शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से रिया बचपन से उससे दूर रहा करती थी। पर उसके पापा ने कहा था कि अगर वह आदित्य को नहीं फंसा सकती है, तो उसे सूरज को फंसाना ही होगा, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर रिया की शादी कपूर परिवार में करना चाहते थे। वहीं पार्टी में मौजूद सभी लड़के लड़कियां रिया को अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि आदित्य ने सबके सामने उसकी औकात निकाल दी थी। सब लोग जानते थे कि आदित्य के सामने सच में रिया की कोई औकात नहीं है। रिया को इस वक्त बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, जो कि आज से पहले उसे कभी नहीं हुई थी। इस वक्त भरी महफिल में उसकी इज्जत उछाली जा चुकी थी और वह कुछ कर भी नहीं पाई थी। उसने गुस्से में सूरज को घूरते हुए कहा, तुम्हारे भाई ने सबके सामने मेरी इतनी इंसल्ट की और तुम कुछ कह भी नहीं पा रहे हो। रिया की बात सुनकर सूरज ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम खुद जानती हो कि उसके सामने खुद पापा भी नहीं बोल सकते, तो मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं उसके सामने कुछ बोल सकूं। सूरज की बात सुनकर रिया ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, यूजलेस हो तुम, यूजलेस। तुम्हारे पापा तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे भाई को देते हैं। 75% प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, जबकि उसकी खुद की प्रॉपर्टी तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को मिलाकर भी ज्यादा है। तुम्हारी औकात उसके सामने दो कौड़ी की भी नहीं है। रिया की बात सुनकर सूरज गुस्से से उसे घूरने लगा, पर वह इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह अपनी इमेज आदित्य के सामने खराब नहीं होने दे सकता था, क्योंकि उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी। वहीं रिया और सूरज की बेइज्जती देखकर सृष्टि ने कहा, थोड़ी देर पहले लगा था कि आदित्य ने उसकी बेइज्जती की है। उसने मन ही मन कहा, मतलब इसने मेरी बेइज्जती नहीं की। ये खड़ूस है, बेइज्जती तो इन लोगों की हुई है। क्या बेइज्जती करता है ये बंदा। हॉट हैंडसम अमीर होने के साथ साथ एरोगेंट भी है। काव्या, तेरी तो लाइफ बन गई। इतना सोचकर सृष्टि मुस्कुराने लगी। वहीं काव्या बेचारी अभी भी किसी नाजुक गुड़िया की तरह आदित्य की बाहों में झूल रही थी। आदित्य ने सभी की तरफ देखकर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो तमाशा खत्म हो चुका है, आप सब लोग एंजॉय कीजिए।
जो फूड मैंने आप लोगों के लिए भेजा है, आप उसे एंजॉय कीजिए। इस होटल के सबसे फेमस शेफ ने बनाया है। वह खाना मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। क्यों काव्या बेबी, कैसा लगा तुम्हें मेरा गिफ्ट? आदित्य ने प्यार भरी नजरों से काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। भाई उसने बेबी इतनी तेज आवाज में कहा था कि काफी लोगों के कानों में गया। सभी लोग हैरानी से आदित्य को देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि खड़ूस आदित्य कपूर भी इतना रोमांटिक हो सकता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आदित्य ने काव्या का चेहरा अपने हाथों में भरकर ऊपर उठाकर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए और उसे प्यार से किस करने लगा। सभी लोग जो अब तक यही सोच रहे थे कि आदित्य कितना रोमांटिक है, उसका ये एक्शन देखकर और हैरान हो गए। कुछ लड़कियों ने तो अपने मुंह पर हाथ ही रख लिया था। वहीं षष्ठी की तो आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने सीटी बजाते हुए कहा, सुपर। वही काव्या बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को घूर रही थी, जो कि अपनी आंखें बंद करके उसे लगातार किस कर रहा था। सूरज, जो कि अब ड्रिंक काउंटर पर बैठकर ड्रिंक पी रहा था, जैसे उसने आदित्य को काव्या के लिप्स पर किस करता देखा, उसने अपने हाथ में पकड़ा ड्रिंक का गिलास तेज आवाज के साथ तोड़ दिया। सभी लोग जो उन दोनों को किस करते हुए देख रहे थे, उनका ध्यान आदित्य की तरफ गया। पर आदित्य ने काव्या को नहीं छोड़ा और उसी तरह से किस करता रहा। इस वक्त पार्टी हॉल में मौजूद हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ आदित्य और काव्या को देख रहे थे। आदित्य अभी भी पैशनेट तरीके से काव्या को किस कर रहा था। वहीं छोटी सी काव्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को देखे जा रही थी, जो कि अपनी आंखें बंद करके लगातार काव्या को किस कर रहा था। वही ड्रिंक काउंटर पर बैठा सूरज इस वक्त गुस्से से पागल हो चुका था। उसने अपने हाथ में पकड़ा ड्रिंक का गिलास कसकर दबाकर ही तोड़ दिया। गिलास की आवाज इतनी तेज थी कि सभी लोग जो काव्या और आदित्य को देख रहे थे, सभी का ध्यान सूरज की तरफ चला गया। उसके हाथों से तेजी से खून बह रहा था, पर उसके चेहरे पर दर्द का नामो निशान नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ साफ नजर आ रही थी। वह इस वक्त खूनी नजरों से काव्या और आदित्य को देख रहा था। इतनी तेज आवाज होने के बाद भी आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह इस तरह से काव्या को किस करता रहा जब तक पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो गया। जब उसे महसूस हुआ कि अब काव्या को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तब उसने धीरे से अपने होठों को काव्या के होठों से हटाया। आदित्य के छोड़ते ही काव्या लंबी सांस लेने लगी। आदित्य ने उसे कसके गले से लगा लिया और उसका चेहरा अपने सीने पर रख दिया, ताकि काव्या खुद को कंट्रोल कर सके। काव्या ने भी अपना सर उसके सीने पर रख दिया और खुद की सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। सभी लोग कभी उन दोनों को देखते तो कभी सूरज को। वहीं रिया, जो कि उसकी बगल में बैठी हुई थी, उसने सूरज के हाथ से गिर रहे खून को देखते हुए कहा, तुम इसी लायक हो। बचपन से तुम्हें प्यार करती हूँ, भले ही पैसों के लिए ही सही तुम्हारी लाइफ में आई थी, पर अब तुमसे दिल से प्यार करने लगी हूँ। पर तुम उस काव्या को अभी भी नहीं भूल पाए। रिया को सूरज के हाथ से बह रहे खून से कोई मतलब नहीं था, न ही सूरज को। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी जरूरत के कारण थे। रिया को तो पहले से ही आदित्य पसंद था, पर आदित्य का डराना होरा उसे अपने आसपास भटकने भी नहीं देता था, जिस वजह से रिया कभी आदित्य के नजदीक जाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। इस वक्त पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आदित्य, काव्या और सूरज थे। काफी देर बाद जब काव्या ने खुद को कंट्रोल किया, तब उसने अपना चेहरा धीरे से ऊपर उठाकर आदित्य की तरफ देखा, जो कि प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे ही देख रहा था। काव्या को इस वक्त काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। जिंदगी में पहली बार उसने इस तरह से किसी के सामने किस किया था। इनफैक्ट आदित्य ही वह पहला इंसान था जिसने उसे लिप पर किस किया था। काव्या ने चारों तरफ अपने नजदीक घूमकर देखा। वहां पर मौजूद हर एक इंसान उन दोनों को ही घूर रहा था। काव्या को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अभी के अभी कहीं भाग जाए। वहीं षष्ठी भी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। जैसे ही काव्या का ध्यान षष्ठी की तरफ गया, षष्ठी ने उसे देखकर आंख मारी। यह देखकर काव्या ने उसे घूर कर देखा। तभी षष्ठी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ तालियां बजाते हुए कहा, हमें तो पता ही नहीं था कि काव्या का बॉयफ्रेंड कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि द ग्रेट आदित्य कपूर है। और मिस्टर कपूर, मानना पड़ेगा, आप काफी रोमांटिक हैं। हमारी काव्या काफी लकी है जो उसे आप मिले।
आदित्य, जिसने बदतमीजी से पहले षष्ठी के साथ बात की थी, उसकी बात सुनकर उसने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आई नो मिस षष्ठी कि हमारी जोड़ी परफेक्ट है। और रही बात मेरी गर्लफ्रेंड काव्या की, तो उससे ज्यादा परफेक्ट लड़की मुझे कभी मिल ही नहीं सकती थी। ना ही उसे मेरे जैसा परफेक्ट लड़का मिल सकता था। हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, इसलिए हम दोनों आज साथ हैं। और जो सूटेबल नहीं थे, वह हमारी लाइफ से दूर बैठे कहीं टल्ली पड़े हुए हैं। आदित्य ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ सूरज की तरफ देखते हुए कहा। आदित्य की बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग फिर से सूरज की तरफ देखने लगे। सूरज चाह कर भी आदित्य को कोई जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि कपूर की 75% प्रॉपर्टी आदित्य के नाम पर थी। ऊपर से आदित्य ने जो अपनी अलग से कंपनी बनाई थी, वह पूरी आदित्य के नाम पर ही थी। और सूरज उसके सामने कुछ भी नहीं था। अगर आदित्य चाहता तो अभी के अभी सूरज को रोड पर लाकर खड़ा कर सकता था। यही वजह थी कि सूरज हमेशा आदित्य के सामने एक अच्छा भाई बनकर रहने की कोशिश करता था। पर असलियत में उसे आदित्य से इतनी नफरत थी कि अगर उसे मौका मिलता तो वह आदित्य को जान से मार देता। आदित्य भी अभी अच्छे से जानता था कि सूरज उसे कितनी नफरत करता है। पर जितनी नफरत सूरज आदित्य से करता था, उससे 1000 गुना ज्यादा नफरत आदित्य सूरज से करता था। आदित्य को अच्छे से पता था कि सूरज उसके साथ अच्छा होने का सिर्फ नाटक करता है। इसलिए वह उस नाटक पर पानी फेरकर उसकी बेइज्जती करके बाहर निकल जाता था, क्योंकि उसे सूरज या कपूर फैमिली में किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिवाय अपनी दादी और अपने पापा विक्रम कपूर के अलावा। अखिल, जिसने यह पार्टी शुरू की थी, उसने मन ही मन कहा, मैंने तो इन लोगों को अपनी रईसी दिखाने के लिए पार्टी थ्रो की थी, पर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो गया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी पार्टी में उसे छोड़कर बाकी लोग ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके थे। किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं था। यह देखकर उसने जल्दी से माइक लेकर बीचों बीच खड़े होते हुए कहा, जो कुछ भी हो उसे भूल जाइए। हम लोग इतने दिनों बाद मिले हैं तो कुछ ना कुछ अलग तो होना चाहिए ना। तो अभी हम शुरू करेंगे डांस। सभी कपल्स एक दूसरे के साथ रोमांटिक डांस करेंगे, और जो कपल लास्ट में जीतेगा, उसे मेरी तरफ से एक ऑडी गिफ्ट की जाएगी। अखिल के अनाउंसमेंट सुनकर सभी लोगों के अंदर जोश आ गया। आदित्य अभी भी काव्या की तरफ ही देख रहा था, जो कि उससे अपनी नजर चुराने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में डांस हॉल के बीचों बीच में कई सारे पेपर्स रख दिए गए। इस वक्त अखिल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि अब पार्टी का फोकस उसके ऊपर आ गया था। अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, पर थीम है पेपर डांस। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पेपर डांस में क्या करना होता है, तो मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अभी जितने कपल्स को डांस फ्लोर पर आना है, जल्दी से आ जाइए। अखिल के इतना कहते ही 10 से 12 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर फ्लोर पर आ गए और एक एक पेपर पर खड़े हो गए। अभी भी 2 पेपर बचे हुए थे। यह देखकर अब अखिल ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ एक नजर आदित्य की तरफ देखा। आदित्य से रिश्ता आखिर कौन नहीं बनाना चाहता था। उसे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था, पर उसने मन ही मन कहा, देखते हैं क्या होता है। इतना कहकर उसने कहा, मिस्टर कपूर, क्या आप काव्या के साथ डांस नहीं करना चाहेंगे? सभी कपल्स अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे हैं। अगर आप भी काव्या के साथ डांस करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अखिल ने यह कह तो दिया था, पर उसे खुद के लिए डर लग रहा था कि कहीं आदित्य सभी लोगों के सामने उसकी इंसल्ट ना कर दे। पर अखिल की सोच के उल्टा आदित्य ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्यों नहीं, मैं अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड के साथ जरूर डांस करना चाहूंगा। इतना कहकर उसने काव्या का हाथ पकड़ा। वहीं आदित्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने मना करना चाहा, तभी आदित्य ने उसका हाथ कस के पकड़ा और उसे लेकर डांस फ्लोर पर आ गया। वहीं सूरज, जिसके हाथ में इस वक्त पट्टी बंधी हुई थी, जिसे कि रिया ने बांधी थी, वह इस वक्त बार काउंटर पर ही बैठा हुआ था। आदित्य और काव्या को डांस के लिए जाता देखकर उसने रिया का हाथ पकड़ा और वह भी डांस फ्लोर पर आ गया। वहीं षष्ठी मुस्कुराते हुए सीटियां बजा रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, आपको जीतना है जीजा जी। उसके मुंह से जीजा जी सुनकर हाल में मौजूद सभी लोग उसे घूरने लगे, और शशि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि आदित्य ने भी उसे कुछ नहीं कहा, जिस वजह से शशि के अंदर का जोश बढ़ गया और वह तेजी से चिल्लाने लगी,
सभी कपल अब पेपर पर खड़े हो चुके थे, आदित्य और काव्या भी। आदित्य ने काव्या को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा हुआ था और उसकी आंखों में देख रहा था। काव्या भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। दोनों इस वक्त सब कुछ भूलकर एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। वहीं सूरज और रिया भी पेपर पर खड़े हो चुके थे। सूरज का ध्यान सिर्फ और सिर्फ काव्या पर था। उसका 1% भी ध्यान रिया की तरफ नहीं था। रिया को इस वक्त गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने काफी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ था। तभी धीमी आवाज में म्यूजिक स्टार्ट हुआ। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। इस वक्त सभी कपल धीरे धीरे पेपर पर डांस कर रहे थे। आदित्य और काव्या भी काफी खूबसूरत डांस कर रहे थे। दोनों काफी खूबसूरत तरीके से एक दूसरे के करीब खड़े थे। आदित्य ने एलिगेंट तरीके से काव्या को कमर से पकड़ा हुआ था और काव्या ने अपने दोनों हाथों को आदित्य के कंधे पर डाला हुआ था। आदित्य और काव्या काफी खूबसूरती से डांस कर रहे थे। बाकी कपल भी काफी अच्छे से डांस कर रहे थे। पहला राउंड खत्म होते होते 2 जोड़ियां आउट हो गईं। अब स्टेज पर बस 12 जोड़ियां बाकी रह गई थी। दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ और पेपर फोल्ड हुआ। अब पेपर पर बहुत ज्यादा कम जगह थी। आदित्य ने काव्या की हील्स की तरफ देखा और नीचे घुटनों के बल बैठकर उसकी हील्स को बहुत प्यार से निकालने लगा। ये देखकर तो वहां पर मौजूद हर एक इंसान की आंखें ही बाहर आने को थी। द ग्रेट आदित्य कपूर खुद घुटनों के बल बैठकर किसी लड़की की हील्स निकाल रहा था। यह किसी ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं थी। यहाँ तक कि सूरज को भी हैरानी हो रही थी। वह अच्छे से जानता था कि उसका भाई लड़कियों से ऐसे भागता है जैसे लड़कियों के अंदर वायरस लगा हो। पर आज उसका बिहेवियर काव्या के साथ बिल्कुल ही अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य काव्या के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गया हो। वहीं उन लोगों की नजदीकी देखकर सूरज के तन बदन में आग लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी के अभी जाकर आदित्य और काव्या को एक दूसरे से अलग कर दे। पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। ना ही अब उसका काव्या के ऊपर कोई हक था। इस वक्त पेपर फोल्ड हो चुका था और काव्या और आदित्य एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ चुके थे। बाकी सभी कपल्स एक दूसरे के साथ प्यार से डांस कर रहे थे। सूरज का सारा ध्यान सिर्फ काव्या और आदित्य पर था। वह बिल्कुल भी रिया के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा था, जिस वजह से उसका पैर बार बार रिया के पैरों पर जा रहा था और रिया को चोट लग रही थी। पर सूरज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। धीमी आवाज में म्यूजिक बज रहा था। जन्म जन्म साथ चलना तू ही, कसम तुझे कसम आके मिलना यहीं। आदित्य काव्या की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही खूबसूरती से उसके साथ डांस कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई प्रोफेशनल डांसर हो। काव्या भी उसके कदम से कदम मिलाकर काफी खूबसूरती से डांस कर रही थी। दोनों इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। आदित्य ने काव्या को कमर से उठाकर ऊपर हवा में उछाला। काव्या ने भी अपने दोनों हाथ फैलाए। आदित्य उसे गोल गोल घुमाने लगा। बाकी सब उसकी सिजलिंग केमिस्ट्री को देख रहे थे। सूरज तो जल भुनकर राख हो गया था। गुस्से में उसने रिया की कमर पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर दी थी कि अब रिया को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने सूरज के हाथों को हटाने की भी कोशिश की, पर सूरज ने तो जैसे गुस्से से पागल ही हो चुका था और वह अपना सारा गुस्सा रिया पर ही शायद निकाल रहा था। कुछ देर बाद म्यूजिक रुका और पेपर फिर से फोल्ड हो गया। अब पेपर पर सिर्फ एक इंसान के खड़े होने जितनी जगह बची थी। काफी कपल्स ने अपनी अपनी पार्टनर को गोद में उठाया और डांस करने लगे। वही काव्या कभी आदित्य को देखती तो कभी पेपर को। उसने अपने नाखून चबाना स्टार्ट कर दिया। ये देखकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी डियर गर्लफ्रेंड, आई कैन मैनेज। इतना कहकर आदित्य खुद अपने सूज निकालकर पेपर पर खड़ा हो गया। काव्या के सूज पहले से ही आदित्य ने निकाल दिए थे। उसने काव्या की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पैरों के ऊपर अपने पैर रखो। काव्या ने आदित्य की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में पूछा, सच में? आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसे इशारा किया। काव्या ने उसके हाथों में अपने हाथ दे दिए और उसके पैरों के ऊपर अपने दोनों पैर रख दिए। काव्या काफी ज्यादा हल्की थी, जिस वजह से आदित्य को लग ही नहीं रहा था कि उसने किसी को पकड़ा हुआ है। उसने काव्या को कमर से टाइट पकड़ा हुआ था। काव्या और आदित्य की बॉडी आपस में
पूरी तरह से चिपकी हुई थी। वह दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक थे कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं और धड़कनों की आवाज भी सुन सकते थे। काव्या को अच्छी तरह से याद था, आज से पहले तो कभी किसी लड़के के इतने ज्यादा नजदीक नहीं गई थी, यहाँ तक कि सूरज के भी नहीं। वही सूरज तो जैसे गुस्से से पागल ही हो गया था। उसने रिया को भी कस के कमर से पकड़ा हुआ था और उसके साथ डांस कर रहा था। रिया को सूरज पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था कि वह सूरज को जान से मार दे, क्योंकि उसकी कमर इतनी ज्यादा दर्द कर रही थी कि उसे रोना आ रहा था। उसने काफी मुश्किल से खुद को रोने से रोका हुआ था। कुछ देर बाद कई सारी जोड़ियां गिर गईं। अब स्टेज पर सिर्फ 3 जोड़ियां थीं। एक सूरज रिया की, दूसरी आदित्य काव्या की, और एक और जोड़ी थी जो कि नेहा और अमन की थी। फिर से पेपर फोल्ड हुआ। अब पेपर पर इतनी कम जगह थी कि वहां पर एक इंसान के 2 आधे पैर ही आ सकते थे। आदित्य ने काव्या को गोद में उठाया और पेपर पर खड़ा हो गया। म्यूजिक स्टार्ट हुआ और रिया को भी सूरज ने और अमन ने भी नेहा को गोद में उठाया और तीनों डांस करने लगे। आदित्य काव्या की आंखों में आंखें डालकर काफी खूबसूरती से डांस कर रहा था। सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। अमन और नेहा भी काफी अच्छा डांस कर रहे थे। बात की जाए सूरज और रिया की, तो सूरज ने इस बार भी रिया को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे उसे दबाकर ही मार डालेगा। काफी देर तक तीनों डांस करते रहे। तभी अमन का पैर लड़खड़ा गया और नेहा गिरते गिरते बची, पर अमन ने उसे संभाल लिया और दोनों आउट हो गए। अब बस सूरज, रिया, आदित्य, काव्या चारों ही स्टेज पर डांस कर रहे थे। आदित्य और काव्या की केमिस्ट्री तो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आदित्य ने काव्या को और कस के पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, डिड यू नो हाउ मच ब्यूटीफुल यू आर। आदित्य के मुंह से रोमांटिक बातें सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त तो उनकी बात कोई सुन भी नहीं रहा है, तो आदित्य इतनी रोमांटिक बात क्यों कर रहा है। वह बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। काव्या इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। उसे देखकर आदित्य ने मन ही मन कहा, ये लड़की कितनी ज्यादा भोली और मासूम है, बिल्कुल किसी एंजल की तरह क्यूट। अभी काव्या को सोच पाती उससे पहले ही आदित्य ने एक हाथ से उसके सर को पकड़ा और उसके लिप्स पर डांस करते करते ही किस करने लगा। वही बाकी सब जो उनका डांस एंजॉय कर रहे थे, यह देखकर फिर से हैरान हो गए। आदित्य ने आज दूसरी बार उन सबके सामने काव्या को इस तरह से किस कर रहा था, वह भी बिना किसी शर्म के। जिस तरह से आदित्य के बारे में बातें सब लोगों ने सुनी हुई थी, आज आदित्य उन सभी बातों को झुठला रहा था। वहीं सूरज, जो कि रिया के साथ डांस कर रहा था, फिर से आदित्य को काव्या को किस करता देखकर उसने गुस्से से रिया की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और अगले ही पल रिया स्टेज से गिर गई, क्योंकि सूरज ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर से नीचे हटा दिए थे। रिया की एक जोरदार चीख वहां पर गूंज गई। सभी लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सभी लोग जो काव्या और आदित्य को देख रहे थे, वह रिया को देखने लगे, जो कि काफी दर्दनाक तरीके से चिल्ला रही थी। उसे देखकर सब लोगों को उस पर बहुत दया आई, और सूरज का ध्यान अभी भी उसकी तरफ नहीं था। उसने पूरी तरह से उसकी चीख को इग्नोर कर दिया था। यहाँ तक कि आदित्य और काव्या भी दोनों अपना किस रोककर रिया को देख रहे थे, जो कि स्टेज पर किसी बेसहारा लड़की की तरह पड़ी हुई थी, जिसे उठाने के लिए उसके पास खड़ा उसका बॉयफ्रेंड भी उसकी तरफ ऐसा दिखा रहा था जैसे वह कोई गिरी हुई चीज हो, जिसे उठाने ना उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। इस वक्त सभी लड़कियों को उस पर हंसी आ रही थी, क्योंकि वह हमेशा सूरज की वजह से उन सभी लोगों को जेलस फील कराती थी। सब लोग अच्छे से जानते थे कि सूरज काव्या के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, सिवाय काव्या के। काफी देर तक जब कोई रिया को उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ा, तब स्टेज के पास खड़ा अखिल, जिसके हाथ में माइक था, वही रिया के पास आया। उसने रिया को उठकर बैठने में मदद की। सूरज अभी भी आदित्य और काव्या को ही देख रहा था, जो कि अभी भी एक दूसरे के बेहद करीब थे। उसे रिया के गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि जब उसका ध्यान अखिल पर गया, उसने रिया को उठकर खड़ा होने में मदद की। उसने अपना चेहरा फेरकर काव्या की तरफ गुस्से से देखा, जैसे काव्या ने उसे धोखा दिया हो। वही काव्या मजाकिया नजरों से रिया की तरफ देख रही थी।
जैसे कह रही हो इसे पाकर तुम खुश हो रही थी, आज उसे ही तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। उसने इस तरह से सरेआम तुम्हें सभी लोगों के बीच बेइज्जत किया है। काव्या की मजाकिया हंसी देखकर रिया के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगी। पहले से ही इतनी जोर से नीचे गिरने के कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर उसे दर्द से ज्यादा उसे गुस्सा काव्या की मजाकिया हंसी देखकर आ रही थी। उसने सूरज की तरफ देखा, जिसका ध्यान अभी भी उस पर नहीं था। उसने गुस्से से कहा, इसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा सूरज कपूर। इतना सोचकर वह वहां से लंगड़ाते हुए स्टेज से उतर गई। उसने सूरज की तरफ एक नजर भी नहीं डाली और सीधा पार्टी हॉल से बाहर चली गई। किसी ने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि किसी को उससे कोई मतलब भी नहीं था। सूरज को भी कोई फर्क नहीं पड़ा उसके जाने से। उसने एक नजर भी रिया की तरफ नहीं देखा। वहीं आदित्य मजाकिया हंसी के साथ सूरज की तरफ देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कपूर परिवार का छोटा बेटा काफी अच्छे से ट्रीट करता है अपनी गर्लफ्रेंड को। इम्प्रेसिव। आदित्य की बात सुनकर सूरज के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगी, पर वह आदित्य को कुछ भी कह नहीं सकता था। वही हॉल में मौजूद सारे स्टूडेंट आदित्य की बात सुनकर हंसने लगे, क्योंकि आदित्य ने डायरेक्ट रिया और सूरज की इंसल्ट की थी, वह भी सूरज के मुंह पर। और सूरज चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। सभी लोग समझ गए थे कि दोनों भाइयों के बीच में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि जब से आदित्य वहां पर आया था उसने सिर्फ सूरज को इग्नोर ही किया था और उसकी बेइज्जती ही की थी। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड रिया की भी आदित्य ने सिर्फ बेइज्जती ही की थी। आदित्य अभी भी मुस्कुराते हुए सूरज को चिढ़ाने वाली हंसी के साथ देख रहा था। काव्या के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, क्योंकि आज उसे आदित्य की वजह से सूरज और रिया को बेइज्जती का घूंट पीते हुए देखने को मिला था। जिन लोगों ने उसे दो कौड़ी का कहा था, आज उन लोगों की औकात भी आदित्य के सामने काव्या को दो कौड़ी की ही लग रही थी। काव्या समझ चुकी थी कि आदित्य कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि आदित्य अगर चाहे तो सूरज जैसे इंसान, जो कि किसी के सामने नहीं झुकता था, उसे भी घुटनों के बल गिरा सकता था। पार्टी का बिगड़ा माहौल देखकर अखिल ने हंसते हुए कहा, तो ठीक है, यहीं पर डांस कंपटीशन खत्म हुआ और हमारे विनर कपल हैं मिस्टर कपूर और काव्या। उनके लिए जोरदार तालियां। अखिल के इतना कहते ही हॉल में मौजूद सभी लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया। वहीं आदित्य के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी, जो कि सूरज को चिढ़ाने के लिए थी। कुछ देर बाद दोनों स्टेज से नीचे उतर आए। काव्या ने आदित्य की तरफ देखकर उसके कान में धीमी आवाज में कहा, मैं बाथरूम से आती हूँ। आदित्य ने काव्या की तरफ देखा और फिर सूरज की तरफ, जो उनसे कुछ दूरी पर खड़ा होकर उन्हें गुस्से से घूर रहा था। और आदित्य ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जाओ डियर, आई एम वेटिंग फॉर यू। आदित्य को इतना रोमांटिक बनता देखकर काव्या को कुछ समझ में नहीं आया कि आदित्य इतना ज्यादा रोमांटिक क्यों बन रहा है, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाथरूम की तरफ जाने लगी। वहीं आदित्य का ध्यान सूरज की तरफ था, जो कि घूरती नजरों से काव्या को ही देख रहा था। आदित्य ने मन ही मन कुछ सोचा और मुस्कुराने लगा। काव्या की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने काव्या की तरफ देखकर प्यार भरी आवाज में कहा, जान तुम जल्दी से जाओ, क्योंकि तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता। और ठीक से जाना। वह क्या है ना, रास्ते पर कुत्ते बहुत भौंकते हैं। वैसे यहाँ पर कुत्ते तो नहीं है, पर वह क्या है ना, घुस भी सकते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखना। अब जो इतना कहकर उसने आगे बढ़कर धीमे से काव्या के लिप्स पर किस कर दिया। वहीं आदित्य को इतना ज्यादा रोमांटिक बिहेव करता देखकर काव्या को ऐसा लग रहा था कि उसे कहीं डायबिटीज ना हो जाए। उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और एक नकली मुस्कुराहट के साथ आदित्य को देखकर बाथरूम जिस तरफ था उस तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। उसे इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, पर उसने किसी से पूछ लिया था और उस इंसान ने बता दिया था कि उस तरफ बाथरूम है। वहीं काव्या को आदित्य दूर जाता देखकर सूरज, जो कि कब से इसी मौके के इंतजार में था, वह भी सबसे नजर चुराता हुआ काव्या के पीछे पीछे अपने कदम बढ़ाने लगा, पर वह आदित्य की नजरों से नहीं बच पाया। आदित्य अपनी चील जैसी पहनी नजर से उसे ही देख रहा था। आदित्य ने अपने होठों के कोणों को मोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सूरज कपूर, नो इट टाइम टू योर
काव्या, जो कि अपने बालों को कान के पीछे करते हुए चुपचाप बाथरूम की तरफ जा रही थी, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस इंसान से सबसे ज्यादा वह नफरत करती है, वह उसका ही पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे ही आ रहा है। वही सूरज, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था, उसने मन ही मन कहा, आज मैं इसे सबक सिखाकर रहूंगा। कितना सती सावित्री होने का नाटक करती थी। कहती थी मैं दुनिया में सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और ब्रेकअप के अगले ही दिन नया मुर्गा फंसा लिया। इसके जैसी अनाथ लड़कियों, जिनके पास पैसा न पावर होता है, सिर्फ पैसे वालों को फंसाने के चक्कर में रहती हैं। जरूर उस आदित्य के साथ सोकर उसे पटाया होगा इसने, वरना वह जो लड़कियों से दूर भागता है, इसे इतना क्यों चिपकता है। लगता है बेड पर काफी अच्छे से सेटिस्फाई किया होगा इस घटिया लड़की ने। मुझे तो लगता था कि इससे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है, पर आज समझ में आया, सती सावित्री बनकर मेरे साथ हमेशा से धोखा कर रही थी, वरना इतनी जल्दी इतना बड़ा मुर्गा कैसे फंसाती। शायद इसकी नजर पहले से ही आदित्य पर होगी, इसलिए 2 महीने नाटक करने के बाद इसने मेरा प्रपोज एक्सेप्ट किया था। इस वक्त सूरज अपने मन में काव्या के बारे में काफी कुछ गलत सोचते हुए उसका पीछा कर रहा था। उसे काव्या पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसके बस में होता तो वह अभी के अभी जाकर काव्या को गर्दन से पकड़कर दबाकर मार देता। उसके दिमाग में बार बार काव्या और आदित्य की किस ही घूम रही थी। काव्या बाथरूम के बाहर पहुंच गई। उसने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर जाने को हुई, सूरज ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। काव्या झटके से सूरज की बाहों में आ गई। काव्या, जिसे अचानक से इस तरह खींचे जाने के कारण काफी जोर से झटका लगा था, एक पल के लिए वह सुन्न हो गई। पर जैसे ही उसने अपनी नजर खोलकर सामने सूरज को देखा, उसने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, घटिया आदमी। सूरज ने काव्या को कसकर पकड़कर अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या कहा तुमने, मुझे घटिया आदमी? मैं घटिया हूँ काव्या सिंह, या तुम घटिया हो? आखिर तुमसे और कुछ एक्सेप्ट भी कैसे किया जा सकता है? आखिर बिना माँ बाप की लावारिस बेटी जो हो तुम, तो घटिया होना तो बनता ही है। सूरज के मुंह से खुद के लिए लावारिस और अनाथ सुनकर काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, मैं क्या हूँ और क्या नहीं, यह मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मिस्टर सूरज कपूर। मैं जैसी भी हूँ, अपनी जिंदगी में खुश हूँ। अगर मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है, तो क्यों मेरे पास आ रहे हो? मुझसे दूर रहो। भाई, क्या है ना, तुम्हारे जैसे अमीर और एक्स्ट्रा पवित्र इंसान को मेरे जैसी घटिया लड़की के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। क्या है ना, हम लोगों की वजह से तुम्हारी इमेज डाउन हो जाती है, इसलिए मुझसे दूर रहो। इतना कहकर काव्या ने सूरज को खुद से धक्का देने की कोशिश की, पर सूरज की पकड़ काव्या पर काफी मजबूत थी। सूरज उसे नहीं छोड़ रहा था। ये देखकर काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा मुझे छोड़ो सूरज, वरना आगे जो कुछ भी होगा उसका अंजाम तुम्हें खुद ही भुगतना होगा। मेरे बॉयफ्रेंड आदित्य तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। काव्या के मुंह से आदित्य की बात सुनकर सूरज ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो काव्या, काफी तेज निकली तुम तो। मैं तो तुम्हें सती सावित्री समझता था, पर तुम तो बच्चलन निकली। 2 साल के रिलेशनशिप में मुझे एक बार भी अपने लिप्स पर किस नहीं करने दिया, और न जाने बाहर कितने आदमियों के साथ रातें गुजारती थी। सूरज की बात सुनकर काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, अपने जैसा घटिया समझा है मुझे? तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, जो न जाने कितने लोगों के साथ अपनी रातें रंगीन करता है, और बड़ा आया मुझ पर इल्जाम लगाने वाला। तुम्हें पता है, अब मुझे खुद से नफरत होती है कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से प्यार किया। प्यार ही नहीं किया, बल्कि तुम्हारा धोखा देने के बाद मैं सुसाइड भी करने जा रही थी। वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे वक्त रहते सब बुद्धि आ गई कि तुम्हारे जैसे कमीने इंसान के लिए मैं क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूं। जो जिंदगी मुझे भगवान ने दी है, उस जिंदगी को मैं तुम्हारे जैसे इंसान पर वेस्ट क्यों करूं। और मैं शुक्रगुजार हूँ उस भगवान का कि उसने तुम्हारे जैसे कमीने इंसान का असली चेहरा मेरे सामने लाया। वह, क्या है ना, काटने वाले कुत्ते से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह कभी भी काट सकते हैं, और तुम तो जहरीले कुत्ते हो। काव्या के मुंह से खुद के लिए कुत्ता सुनकर सूरज ने उसकी बाजू कस के दबाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी औकात कि तुमने सूरज कपूर को कुत्ता कहा? आखिर औकात क्या है तुम्हारी काव्या सिंह? अमीर आदमियों के बिस्तर गर्म करके तुम मेरे सामने मुंह खोल रही हो। न जाने कितने आदमियों के साथ सो चुकी हो,
घटिया लड़की कहीं की। सूरज के मुंह से खुद के लिए घटिया सुनकर काव्या ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारे मुंह से घटिया शब्द अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यह शब्द सिर्फ तुम्हारे लिए बना है सूरज। घटिया तुम हो, मैं नहीं। मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया। पूरे 2 साल तक तुम्हें अपना सब कुछ माना था। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मान लिया था। मुझे लगा था कि भले ही भगवान ने मुझे अपना परिवार ना दिया हो, पर तुम्हें मेरी लाइफ में भेजकर उन्होंने सारी कमी पूरी कर दी। पर पता है, अब मुझे क्या लगता है कि अगर तुम मेरे कभी मेरी लाइफ में आते ही नहीं, तो शायद मैं ज्यादा खुश होती। जितना तुमसे प्यार किया था, उससे अब 1000 गुना ज्यादा नफरत हो गई है मुझे तुमसे। सूरज, तुम्हारे इस चेहरे को देखकर पता है, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी, पर अब तुम्हारे इस चेहरे को देखकर मुझे उल्टी करने का दिल करता है। तुम्हारे ऊपर थूकने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उसके लायक भी नहीं हो। तुम्हें पता है, सृष्टि ने मुझे एक बार कहा था कि अगर मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा तो मैं जरूर पछताऊंगी। तब मैंने सृष्टि से कहा था कि अगर मैंने सूरज का साथ छोड़ा तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तब पता है सृष्टि ने मुझे क्या कहा था? उसने कहा था, पछताने के बाद ही तुझे अकल आएगी। और उसने बिल्कुल सही कहा था। तुमसे धोखा खाने के बाद मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैंने तुम्हारे लिए अपना सपना छोड़ दिया था। मेरा सपना एक एक्ट्रेस बनने का था, पर तुम्हारे कहने पर मैंने वह सपना छोड़ दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा था मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना तुमसे शादी करना है। पर अब मेरी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी हैं। अब मैं अपनी जिंदगी में खुश होकर जी रही हूँ। मैं अपने सपने पूरे करूंगी। अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ जीऊंगी जो मुझसे प्यार करता है, और वह तुमसे लाख गुना बेहतर है। ये बात तुम भी मानते हो ना सूरज? काव्या ने सूरज की तरफ देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। काव्या की बात सुनकर सूरज ने कस के उसका गला दबाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम उस आदित्य के साथ मुझे कंपेयर कर रही हो? आखिर जानती क्या हो तुम उसके बारे में? जितना प्यार से तुम्हारे साथ पेश आ रहा है ना, उसकी असलियत जानने के बाद उससे दूर भागोगी। वह किसी हैवान से कम नहीं है। सूरज की बात सुनकर काव्या ने हंसते हुए कहा, अब चाहे वह शैतान हो या हैवान, जैसा भी है मेरा है। और तुमसे तो 1000 गुना बेहतर ही है। कम से कम जो है सामने से तो है, तुम्हारी तरह नहीं, जो अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाकर मरने के लिए छोड़ दे। पता है मैंने लाइफ से क्या सीखा है? कभी इंसान के चेहरे को देखकर उसे जज मत करो, क्योंकि तुम्हारा यह भोला सा चेहरा देखकर कोई नहीं बता सकता कि तुम्हारे अंदर कितना कमीना इंसान छुपा हुआ है। तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि मोहब्बत सबसे बड़ी चीज होती है, मोहब्बत इबादत होती है। पर अब मुझे लगता है मोहब्बत होती ही नहीं है। होता है तो सिर्फ फरेब और धोखा, जो तुमने मुझे दिया है। इस बेरहम इश्क ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि अब ये इश्क ना होगा दोबारा, क्योंकि विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस नाम की कोई चीज होती है। कमबख्त है, इस इंसान को पूरी तरह से तोड़कर रख देती है। इसलिए जितना हो सके इस इश्क नाम के वायरस से दूर ही रहो, क्योंकि ये इंसान को पूरी तरह से खत्म कर देता है। सूरज चुपचाप काव्या की बात सुन रहा था। काव्या की आंखों में एक अलग ही दर्द और उसके लिए नफरत नजर आ रही थी, जिसे देखकर एक पल के लिए सूरज की बॉडी भी कांप गई। पर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। काव्या ने सूरज को दूर धकेलते हुए कहा, अगली बार से मुझे हाथ लगाने से पहले ये जरूर सोच लेना कि मेरे पीछे आदित्य कपूर है, और उसकी पावर को तो तुम अच्छे से जानते ही हो ना। और ये बात जरूर याद रखना, रिश्ते में तुम्हारी भाभी लगती हूँ, इसलिए तमीज से पेश आओ। इतना कहकर काव्या ने सूरज को धक्का दिया और बाथरूम के अंदर चली गई। दरवाजे के अंदर जाते ही उसने दरवाजे पर सर रखकर बिना पीछे पलटे एक दर्द भरी आवाज में कहा, तुम्हें पता है सूरज, तुम्हारे बेरहम और फरेबी इश्क ने मुझे इतना तोड़ दिया था कि सोचा नहीं था कि जिंदगी में दोबारा जुड़ पाऊंगी। पर आदित्य मेरी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बन के आया, और उसने मुझे जीना सिखाया। अब चाहे ये जिंदगी बर्बाद हो या आबाद, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जब तक ये जिंदगी है, हमेशा आदित्य की बनकर ही रहूंगी। इतना कहकर काव्या ने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर चली गई। वहीं सूरज के कानों में उसके शब्द गूंज रहे थे। वह अपनी जगह पर किसी मूर्ति की तरह खड़ा था। सूरज के कानों में काव्या के शब्द गूंज रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान फट जाएंगे। उसने चिल्लाते हुए कहा, बिल्कुल बकवास, तुम उसकी कैसे हो सकती हो? तुम सिर्फ मेरी हो। 2 दिन हुए हैं तुम्हें सिर्फ ब्रेकअप करके,
और तुमने उसे अपना सब कुछ मान भी लिया, जबकि पिछले 2 सालों से तुमने मुझे एक बार लिप पर किस भी नहीं करने दिया और इस तरह से खुलेआम उसके साथ सभी लोगों के सामने रंगरलियां मना रही हो। काव्या, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर सूरज जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारने लगा। काव्या, जो कि अंदर बाथरूम में गई थी, उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या बदतमीजी है सूरज, मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं मिला, जो अब मुझे चैन से जीने भी नहीं देना चाहते। खुद की जिंदगी खुशी से जी रहे हो ना, तो फिर मेरी खुशी देखकर तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मुझे तोड़ना चाहते थे, तोड़ दिया, अब क्यों जीने नहीं देना चाहते? काव्या के चिल्लाने के बाद भी सूरज ने दरवाजे पर पीटना बंद नहीं किया। ये देखकर काव्या गुस्से से वापस दरवाजे के पास आई। उसने दरवाजा खोलकर चिल्लाना चाहा, तभी सूरज ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। काव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, पर सूरज की पकड़ उस पर काफी मजबूत थी और सूरज ने उसका मुंह भी बंद किया हुआ था। काव्या ने अपने बंद मुंह से कुछ आवाज निकालने की कोशिश करते हुए उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, पर सूरज ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, 2 साल, 2 साल तेरे साथ मैंने अपने वेस्ट कर दिए, सिर्फ तुझे अपने जाल में फंसाने के लिए। पर तू कमीनी, तूने मुझे एक बार भी खुद को छूने नहीं दिया और उस घटिया आदित्य को 2 दिन में ही तूने पूरी तरह से खुद को सौंप दिया। ये तो मेरे साथ गलत है ना, और मैं अपने साथ कभी नाइंसाफी नहीं होने देता। उस आदित्य को हमेशा मुझसे बेहतर मिला, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। 2 साल वेस्ट किया, पर तूने मुझे छूने नहीं दिया, पर अब और नहीं। आज मैं तुझे पूरी तरह से अपना बनाकर ही रहूंगा। बहुत सती सावित्री बनती थी, आज देखता हूँ कितनी सती सावित्री है तू। सूरज की बात सुनकर काव्या की पूरी बॉडी कांपने लगी। उसने उसे दूर धक्का देने की कोशिश की, पर सूरज ने उसे उतना ही कसकर पकड़ लिया। काव्या की आंखों से अब आंसू की बूंदें उसके गाल पर आ गईं। उसने अपनी गर्दन हिलाकर सूरज की तरफ देखकर ना में इशारा किया। काव्या का इशारा देखकर सूरज ने हंसते हुए कहा, क्यों नाटक कर रही है? हजारों आदमियों के साथ सोकर इस तरह का बिहेव कर रही है, जैसे तुझे बड़ा डर लग रहा है। मैं अच्छे से जानता हूँ तेरी जैसी घटिया लड़कियों को। मुझसे शादी करनी थी ना, इसलिए पवित्रता का नाटक करती थी और औरों के साथ बाहर मुंह मारती फिरती थी। मैं भी तो चख के देखूं कि आखिर तुझमें कितना नशा है। सूरज की बात सुनकर काव्या को गुस्सा भी आ रहा था और उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि नाजुक सी काव्या सूरज को अपनी ताकत से नहीं हरा सकती थी। काव्या के चेहरे पर डर देखकर सूरज ने हंसते हुए कहा, ज्यादा टेंशन मत लो जान, काफी अच्छे से ट्रीट करूंगा, तुम्हें भी मजा आ जाएगा। चलो बस मेरा साथ दे देना, काफी दिनों से किसी को चखा नहीं है। रिया के साथ बोर हो चुका हूँ, आज तेरी बारी। सूरज की बात सुनकर काव्या की आंखों में उसके लिए नफरत बढ़ने लगी। काव्या ने जिस हाथ से सूरज ने उसका मुंह दबाया हुआ था, काफी हिम्मत करके उसके हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए। काव्या ने इतनी तेजी से काटा कि सूरज ने जल्दी से अपने हाथ हटा दिए। काव्या ने लंबी लंबी सांस लेकर चिल्लाते हुए कहा, कमीने सूरज, कितने घटिया बनोगे, तुम्हारी जान ले लूंगी। सोचना भी मत कि मैं तुम जैसे कमीने को कभी खुद को छूने भी दूंगी। तुम्हारे छूने से बेहतर है कि मैं अपनी जान ले लूं। काव्या की बात सुनकर सूरज ने अपने उस हाथ को देखा जिस पर काव्या के दांत के निशान थे। उसने गुस्से से काव्या को घूरते हुए कहा, काफी बोलने लगी है तू, तेरी ये गाय जैसी जबान आजकल काफी तेजी से चलने लगी है। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, ताकि तेरा ये घमंड से ऊपर उठा हुआ सर कुचल सकूं। इससे पहले कि काव्या कुछ करती या वहां से भाग पाती, सूरज ने कस के उससे पकड़ लिया और उसके चेहरे की तरफ अपना चेहरा बढ़ाकर उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। काव्या तेजी से अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी, ताकि सूरज उसे किस ना कर पाए। यह देखकर सूरज ने उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, चुपचाप से मान जा, वरना तुझे ही तकलीफ होगी। काव्या ने नफरत भरी नजरों से सूरज को देखते हुए कहा, मर जाऊंगी, पर तुझे कभी खुद को छूने नहीं दूंगी। काव्या की बात सुनकर सूरज ने एक तमाचा उसके गाल पर जड़ते हुए कहा, और मैं, तुम मर भी गई तो भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आज मैं तुझे अपना बनाकर ही रहूंगा। सूरज का तमाचा काव्या के गाल पर इतनी जोर से लगा था कि काव्या का पूरा सर चकरा गया। वह अभी भी ठीक से उसकी बात नहीं सुन पा रही थी। उसका सर गोल गोल घूम रहा था
उसका पूरा गाल सूज चुका था और उस पर सूरज की 5 उंगलियों के निशान छप चुके थे। नाजुक सी काव्या का सर अभी भी चकरा रहा था। सूरज ने उसके बालों को कस के पकड़कर उसके गालों पर किस करते हुए कहा, तुम्हारी ये नाजुक से गाल देखकर दिल करता है इन्हें कच्चा खा जाऊं। ये सिर्फ मेरे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस आदित्य को खुद को अपनाने की? चाहे मैंने तुम्हें धोखा ही क्यों ना दिया, तुम सिर्फ मेरी हो। मेरे अलावा तुम किसी और आदमी के बारे में सोच भी नहीं सकती काव्या सिंह। तो फिर तुमने हिम्मत कैसे की उस आदित्य को अपना बॉयफ्रेंड बनाने की, उसे खुद को किस करने देने की? कहते हुए सूरज की आवाज में गुस्सा झलकने लगा। उसने काव्या के गाल को कसकर दबाते हुए कहा, पता है मुझे कितना दर्द हो रहा था उसे तुम्हें किस करते हुए देखकर। सूरज किसी साइको की तरह बिहेव कर रहा था और काव्या के इस गाल को दबा रहा था जिस गाल पर अभी अभी उसने थप्पड़ मारा था। काव्या की आंखों से दर्द के कारण आंसू निकल रहे थे, पर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वह इस वक्त काफी ज्यादा डरी हुई थी। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने सूरज की आवाज सुनकर दरवाजा क्यों खोला। सूरज काव्या को ही देख रहा था, जो कि इस वक्त रोते हुए भी किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। सूरज ने मदोसी भरी आवाज में कहा, काव्या प्लीज चुपचाप मान जाओ। मैंने 2 साल तक इंतजार किया तुम्हारा, पर तुमने मुझे छूने नहीं दिया। हमेशा से मैं तुम्हें प्यार करना चाहता था, पर तुम मुझसे दूर भागती थी। शादी के बाद शादी के बाद करके तुमने मेरा दिमाग खा लिया था। जब मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं थी तो शादी के बाद कैसे तुम्हारे साथ कुछ कर पाता बताओ? भले ही जो कुछ भी था, तुम मुझसे प्यार करती थी ना काव्या? तो प्लीज मुझे चुपचाप खुद को सौंप दो, क्योंकि अब मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। सूरज किसी पागल की तरह काव्या की आंखों में आंखें डालकर डरावनी आवाज में यह सब कुछ कह रहा था। आज काव्या को ऐसा लग रहा था जैसे वह सूरज को 1% भी ना जानती हो, क्योंकि सूरज हर रोज एक नया रंग बदल देता था। जिस सूरज को भी पिछले 2 सालों से जानती थी, वह सूरज तो बिल्कुल जैसे 360 डिग्री तक बदल चुका था। काव्या ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे उस दिन बेसहारा रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया था, तो अब क्यों वापस मेरी जिंदगी में आकर मुझे बर्बाद करना चाहते हो? मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, तो मुझे जीने क्यों नहीं दे रहे हो? काव्या की बात सुनकर सूरज ने उसके गाल को दबाते हुए कहा, मैंने कहा ना, तुम आगे नहीं बढ़ सकती। जिस जगह पर मैंने तुम्हें छोड़ा था, तुम्हें उसी जगह पर रहना होगा काव्या, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ सूरज कपूर की है, किसी और की नहीं। ठीक है, मैंने जो तुम्हारे साथ किया, इसलिए तुम मुझे ज्वेलर्स फील कराने के लिए सब कर रही हो ना? तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें प्यार करूं, तो मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करूंगा जितना तुम्हारा पति करता। बस मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगा। काव्या, मेरी हो जाओ तुम। सूरज की घटिया बात सुनकर काव्या ने कस के एक तमाचा उसके गाल पर मारते हुए कहा, मुझसे दूर रहो घटिया आदमी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम काव्या सिंह को खरीद सको। मुझे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहते हो तो सुन, अपनी उस रिया को बनाकर रख अपनी रखेल। मैं उसके जैसी घटिया नहीं हूँ, ना ही तेरी जैसी। सूरज, जो कि अब तक काव्या से प्यार से बात कर रहा था, इस तरह से काव्या के थप्पड़ मारने के कारण गुस्से से उसे घूरने लगा। उसने काव्या के बालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, कमीनी, तेरी इतनी औकात कि तूने सूरज कपूर पर हाथ उठाया? तेरी औकात ही क्या है? इतना कहकर सूरज ने अपने लिप्स उसके लिप्स पर रखने की कोशिश की। तभी पीछे से किसी ने उसकी कॉलर को पकड़कर उसे तेजी से पीछे खींचते हुए कहा, हैव डेयर टू टच माई गर्ल। इस आवाज को सुनकर काव्या, जिसने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसने अपनी आंखें खोली। आंसू भरी आंखों से उसने सामने देखा तो आदित्य गुस्से से लाल आंखें लिए सूरज को ऐसे घूर रहा था जैसे उसकी जान ले लेगा। वहीं सूरज को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य यहाँ पर कैसे पहुंच गया। इससे पहले कि सूरज खुद को संभाल पाता, आदित्य ने उसका सर दीवार पर पटकते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की, कमीने? इतना कहकर आदित्य ने एक मुक्का उसके मुंह पर मार दिया। सूरज का तो पूरा शरीर चकरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंच गया, और आदित्य तो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट था। सूरज चाह कर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वहीं काव्या ने तो उन दोनों की लड़ाई देखकर अपने मुंह पर हाथ ही रख दिया था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसकी बॉडी थर-थर कांप रही थी। उसका एक गाल पूरी तरह से सूजा हुआ था और उसके कानों में सूरज की घटिया बातें घूम रही थी।
उसे आज खुद से इतनी ज्यादा घिन हो रही थी कि उसने सूरज जैसे इंसान से बेइंतहा प्यार किया, उसके लिए खुद की जान देने की कोशिश भी की। तभी आदित्य किसी पागल सांड की तरह लगातार सूरज को मार रहा था। सूरज की हालत खराब हो चुकी थी। वहीं सभी लोग आवाज सुनकर इस तरफ आ गए थे। सभी लोग आदित्य को सूरज की पिटाई करते हुए देखकर अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़े थे। कोई चाह कर भी आदित्य को नहीं रोक रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।